एक ऐसा शहर जो सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक और फिर ब्रिटिशर्स के लिए एक अट्रैक्शन था। 3 नदियों से घिरे इस शहर का नाम भी कई बार बदला गया। खुद औरंगजेब ने भी इस शहर का नाम बदला था, लेकिन आज हम इसे उस नाम से नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजधानी पटना की, जिसे इतिहास में पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। आज इस वीडियो में हम पटना शहर के इतिहास को जानेंगे। क्यों इस शहर को पटना कहा जाता है, कौन कौन से दूसरे नाम इस शहर को मिले हुए हैं, किसने बसाया था इस शहर को और आखिर क्यों औरंगजेब ने इस शहर का नाम बदल दिया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पटना शहर पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, लेकिन ये पटना कैसे बना, इसके पीछे कई कहानियां हैं। माना जाता है कि 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के काल में पटना नाम मिला। कुछ लोग मानते हैं कि पटना असल में संस्कृत के पट्टन शब्द से बना है, जिसका मतलब है बंदरगाह, क्योंकि यह शहर 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, सोन और पुनपुन। इसीलिए यह माना जाता है कि पट्टन से पटना शहर का नाम निकला। हालांकि यह भी माना जाता है कि पटना शहर का नाम हिंदू देवी पाटन देवी के नाम से लिया गया है, जो कि इस राज्य की कुल देवी भी मानी जाती हैं। यहाँ का पाटन देवी मंदिर बिहार का सबसे पुराना और सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, और ये मंदिर भारत के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक भी माना जाता है। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि पाटन या पट्टन से नहीं, बल्कि पटना शब्द पाटलिपुत्र का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब खैर दोस्तों, ये तो हो गई शहर के नाम की बात। अब डिटेल में हम इस शहर के इतिहास को भी जान लेते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले महाजनपद काल में मगध महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी थी राजगृह। धीरे धीरे मगध के राजाओं ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया और ये मगध महाजनपद साम्राज्य बन गया। तब हरण्यक डायनेस्टी के राजा मगध पर रूल कर रहे थे। इसी डायनेस्टी में एक राजा हुए अजातशत्रु। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने ही राजगृह से हटाकर अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया था। यहाँ उन्होंने गंगा नदी के पास पाटली ग्राम में एक छोटा सा किला बनवाया और आगे चलकर यहाँ से पटना शहर की नींव पड़ी। फिर हरण्यक डायनेस्टी से लेकर मौर्य साम्राज्य और सल्तनत काल से लेकर मुगल काल और उसके बाद ब्रिटिशर्स तक इस शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे। हरण्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग और मौर्य वंश ने मगध साम्राज्य की सीमाओं को भारत के बड़े हिस्से तक फैलाया। 3री सदी ईसा पूर्व में जब मगध साम्राज्य पर मौर्यों का कब्जा हुआ, तब यह बंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंच गया। इस दौरान पाटलिपुत्र इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ताकत का एपिसेंटर बन गया था। मौर्य काल में ही मेगस्थनीज नाम के एक ट्रेवलर ने इस शहर को देखा भी था। उसके हिसाब से चंद्रगुप्त के टाइम का पूरा पाटलिपुत्र शहर एक लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था और इस शहर में जाने के लिए 64 दरवाजे और 570 मीनारें थी। हालांकि आगे चलकर इस शहर को सम्राट अशोक ने और भी भव्य बनाया। उसने साल 273 ईसा पूर्व के आसपास लकड़ी की राजधानी को पत्थर के शहर में बदल दिया। अशोक के काल में फाहियान नाम का चीनी यात्री आया था। उसने इस शहर की खूब तारीफ की है। इस शहर के बारे में उसने लिखा कि यहाँ के लोग अमीर थे और काफ़ी सिविलाइज थे। शहर में अमीर लोगों ने कई अस्पताल बनवाए थे, जहाँ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का इलाज होता था। फिर इसी शहर में पाणिनि, आर्यभट्ट, अश्वघोष और वात्स्यायन जैसे विचारक और गणितज्ञ भी पैदा हुए। इन सब को राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। तब पाटलिपुत्र को शिक्षा और ललित कलाओं का केंद्र भी माना जाता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में पटना भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में उभरा। इसके साथ ही इस शहर को 3री शताब्दी ईसा पूर्व का दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक लंबे अरसे तक, यानी करीब 200 सालों तक पाटलिपुत्र गुमनामी में रहा। तब तक जब तक गुप्त राजाओं ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं की। साल 320 ईस्वी के आसपास गुप्त राजाओं में चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उन्होंने सबसे पहले मगध को जीता और पटना शहर को फिर से राजधानी बनाया। इससे पटना का पुराना गौरव वापस लौटा। गुप्त काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर खूब फला फूला, लेकिन इसी काल में हूणों का आक्रमण भी शुरू हुआ। पहले तो समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी राजाओं ने हूणों को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया, लेकिन आगे चलकर यशोवर्मन जैसे राजाओं के टाइम पर हूणों ने गुप्त राजाओं को हराने में कामयाबी हासिल कर ली और इसका पटना पर भी काफी असर हुआ। गुप्त काल के पतन के बाद हूणों के आक्रमण के चलते यह शहर फिर से बर्बाद हो गया। इसके बाद करीब 1000 साल लगे पाटलिपुत्र की शान दोबारा वापस आने में। शेर शाह सूरी के काल में 12वीं सदी में ही पटना सुल्तानों के अधीन आ गया। इस दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी को भी जलाकर राख कर दिया। कहा जाता है कि बिहार पर कब्जे के बाद बख्तियार खिलजी ने इस शहर को नालंदा की तरह ही तहस नहस कर दिया था।
इसके बाद अगर किसी ने शहर को इसकी विरासत वापस दिलाई तो वो थे शेर शाह सूरी। 16वीं सदी में साल 1529 के आसपास शेर शाह सूरी बिहार के राजा बने। शेर शाह ने पटना को फिर से उसके पुराने गोल्डन पीरियड में वापस पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह कि पाटलिपुत्र को पटना नाम भी इसी समय पर मिला, जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। वैसे शेर शाह सूरी पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। शेर शाह सूरी के बाद पटना मुगलों के अधीन आ गया। मुगल काल में यह शहर बंगाल का सबसे प्रसिद्ध शहर था। उस टाइम तक कोलकाता शहर डेवलप नहीं हुआ था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में पटना शहर को कागज, पत्थर और कांच के लिए काफी फेमस सिटी बताया है। साल 1620 तक ये बंगाल का सबसे प्रसिद्ध शहर था। इसी मुगल काल में पटना को एक और नाम से जाना गया, अजीमाबाद। ये नाम मुगल बादशाह औरंगजेब ने रखा था। उन्होंने अपने पोते मोहम्मद अजीम के कहने पर 1704 में शहर का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। अजीम तब पटना का सूबेदार हुआ करता था और अजीम के टाइम पर भी पटना अमीर और रईस लोगों का शहर हुआ करता था। इसी टाइम पर सिख धर्म के लोगों के लिए भी पटना का महत्व बढ़ा। ज्यादातर लोग आज भी पटना को बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र के नाम से जानते हैं, लेकिन सिख धर्म भी यहाँ से गहराई से जुड़ा हुआ है। असल में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। सही सुना आपने। 5 जनवरी 1666 में वो यहाँ पर पैदा हुए और उन्होंने अपना पूरा बचपन पटना में ही गुजारा था। उन्हीं के जन्म स्थान पर पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1837-38 में इस गुरुद्वारे को रेनोवेट भी कराया था। सिखों के लिए गुरुद्वारा सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह की वजह से। खैर, औरंगजेब के बाद जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई वैसे वैसे देश में नई रियासतें बनी और ऐसे ही पटना भी मुगलों के हाथ से निकलकर बंगाल के नवाबों के हाथ में आ गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खान होते थे और उनके खिलाफ विद्रोह करके नवाब सिराजुद्दौला ने पटना पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। हालांकि जब सिराज बंगाल के नवाब बने तो पटना उनके अंडर आता था। बाद में प्लासी और बक्सर की लड़ाई के चलते यह शहर अंग्रेजों के पास चला गया। ब्रिटिश शासन के दौरान पटना ईस्टर्न इंडिया का एक बड़ा वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र था। पटना में ही 2 बेहद इंपॉर्टेंट आंदोलन भी हुए थे। पहला नील की खेती के खिलाफ चंपारण आंदोलन, जो कि साल 1916 में हुआ, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पटना बिहार राज्य की राजधानी बना रहा। तब से लेकर आज तक पटना बिहार की राजधानी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पटना शहर के इतिहास की, एक बृहद इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप कौन सा वीडियो किसी शहर के अगर इतिहास पर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके लिखें, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बाकी ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।